हमारी मिट्टी, हमारा अनाज, हमारा जीवन, सब कुछ किसानों से जुड़ा है। लेकिन आज मिट्टी थक चुकी है, फसलें कमज़ोर होती जा रही हैं और किसानों का मुनाफा तो घटे ही जा रहा है। नमस्कार किसान परिवार। आज की खेती से ना ही किसान खुश हो रहा है, ना ही उसे इस्तेमाल करने वाला आप और मेरे जैसा आम नागरिक। खेती की हालत देखते हुए तो लगता है कि अब समय आ गया है उसी पुराने रास्ते पे लौट चलने का, जो हमारी परंपरा भी है और शायद भविष्य भी। मैं बात कर रहा हूँ जैविक खेती की या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज की खेती में अनगिनत समस्याएं हैं, और क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती ही इन सभी समस्याओं का हल है? तो आइए इस वीडियो में हम सभी फैक्टर्स की बात कर लेते हैं और हम आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे, नुकसान और इसके क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है उस सब के बारे में बताते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक फार्मिंग का ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम जो सिंथेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, रसायन और केमिकल्स होते हैं, उनका यूज़ कम से कम करते हैं। हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, जीएमओस का, ग्रोथ हार्मोन्स का, इन सब के यूज़ को अवॉइड करते हुए इसको सब्सटीट्यूट करते हैं नेचुरल चीज़ों से, जैसे मेन्योर हो गया, वर्मी कंपोस्ट का कंपोस्ट हो गया, गाय का गोबर हो गया, पोल्ट्री का खाद हो गया। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी परंपरा रही और शायद भविष्य भी। अब परंपरा से मेरा मतलब ये है कि 1960s से पहले पहले तक इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही फॉलो करता था। 1960s का वो टाइम था जब इंडिया में फूड का क्राइसिस चल रहा था और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो खेती है उसको बढ़ाया जाए। अब हम ज़मीन तो हमारे पास उतनी ही थी, लेकिन हम चाहते थे हमारी उपज या यील्ड को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ किया गया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया था, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया था, जिससे उस टाइम के लिए यील्ड बढ़ गई। जो हमारा फूड की सिक्योरिटी का क्वेश्चन था वो काफ़ी हद तक उस टाइम के लिए एलिमिनेट हो गया। लेकिन उस टाइम पे शायद लोगों ने इतना इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि आगे जाके इस चीज़ के कई नुकसान होने वाले हैं। आपके मन में अब ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में इतने कितने फ़ायदे हैं कि किसानों को भी और कंज्यूमर्स को भी इसको अपनाना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, हमें अपने किसानों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। तो इसके कई सारे लाभ हैं और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनिफिट्स टू द फार्मर्स की, यानी फार्मर्स को इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, जो भी ऑर्गेनिक यील्ड होती है, आज का जो ग्राहक है वो काफ़ी अवेयर होता जा रहा है। उसको पता है कि जो हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, खाने की वस्तुएं ले रहे हैं, उस सब में केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जो उनकी बॉडी को डैमेज कर रहा है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ गई है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि उसका जो है पोषण या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो एक केमिकली मेड प्रोडक्ट से या केमिकल्स के यूज़ करे हुए प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छी होती है। इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स एज सच नहीं होते हैं। बाकी अगर हम नॉर्मल फूड की बात करें, उस कैटेगरी में बात करें, तो उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है कि उससे हमारी बॉडीज़, ऑर्गन्स और बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो रही हैं। हमारा पानी कंटामिनेट होता जा रहा है। तो इसलिए अगर हम फार्मर्स पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो कंज्यूमर्स का ही माइंडसेट ऐसा हो गया कि उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। इसकी वजह से वो एक प्राइस जो टैग है वो ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी है। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जाते हैं, तो आप अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं और उसके लिए आपको हर साल उसके लिए और ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है ताकि आपकी ज़मीन जो है वो फर्टाइल रह सके। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आपके ज़मीन को कम से कम नुकसान पहुंच रहा होता है। तो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को भी रोकता है। साथ ही साथ अगर हम सिर्फ किसान के नज़रिए से देखें तो पहला तो ये सबसे ज़्यादा आपको अच्छा प्राइस दे सकता है, दूसरा ये आपकी ज़मीन को, मिट्टी को नहीं ख़राब करता है, और तीसरा आपके लिए एक्सपोर्ट की मार्केट खोल देता है। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है बाहर की कंट्रीज़ में। इंडिया इंपोर्ट भी बहुत करता है, लेकिन एक्सपोर्ट भी इंडिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स काफ़ी होते हैं। तो इनका जो प्राइस होता है वो ऑर्गेनिक होने की वजह से काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है, आपके लिए बड़ी मार्केट मिल जाती है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी फार्मर सिर्फ फ़ायदे सुन के ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने आप को स्विच कर ले। इसके कुछ कुछ नुकसान भी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यही है कि जब शुरुआत में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब अपनी सॉइल में डालना बंद कर देते हैं। तो इस वजह से जो आपकी यील्ड होती है, यानी जो आपकी उपज होती है, वो एकदम कम हो जाती है और कुछ टाइम तक कम ही रहती है।
ये सालाना ठीक होती रहेगी और आपको कुछ साल के लिए पेशेंट रहना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए शुरुआत में ही इसको फाइनेंशियली बेयर करना, मेंटली बेयर करना, आपको इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपकी यील्ड घटेगी ही घटेगी स्टार्टिंग के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसकी मार्केट चल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड तो बढ़ रही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर किसान 10 एकड़ में खेती कर रहा है और वो 10 एकड़ में गेहूं लगा रहा है, तो वो 10 के 10 एकड़ में अगर ऑर्गेनिक तरीके से गेहूं लगाएगा तो उसकी जितनी भी उपज होगी, जितनी भी यील्ड होगी, वो मार्केट में बिक जाएगी। क्योंकि अभी ये मार्केट नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ एक यही ड्रॉबैक है कि ये मार्केट नहीं होने के कारण आपको अपनी मार्केट के चैनल बनाने हैं, आपको अपनी सप्लाई चेन बनानी है। अगर आपको लगता है कि आपने वैसे सप्लाई चेन बना ली है, जितना भी आप सामान उगा रहे हैं वो आप बेच सकते हैं, तभी आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना चाहिए। ये आपको प्राइजेस तो ज़्यादा दे देती है, लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा जब आपका सारा माल बिक रहा है। अगर कोई भी माल आपका रुक जाएगा तो उसमें फार्मर्स का नुकसान ही होता है। तीसरा नुकसान जैविक खेती का ऐसा है जिसको सारे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर एक रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यानी आप गांव से आ रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए कई सारी सर्टिफिकेशंस की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग कि आपको किस मार्केट में बेचना है। और अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट को केटर करना चाह रहे हैं तो ये सर्टिफिकेशंस बढ़ती ही रहती हैं। तो ये सर्टिफिकेशंस लेना भी इतना आसान नहीं होता है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बेसिक क्राइटेरियाज की बात कर लूँ तो 3 से 5 साल तक आपको कोई भी फर्टिलाइजर्स या कोई भी उस टाइप का केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, तभी आपको ऑर्गेनिकली सर्टिफाई करेंगी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसलिए सर्टिफिकेशन लेना कहीं ना कहीं एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ की वर्किंग है अभी, वो भी फिलहाल इतनी एफिशिएंट नहीं है कि सर्टिफिकेशंस बड़ी आसानी से मिल जाए। तो सर्टिफिकेशंस के बारे में जानना, आप उसको कैसे करवा सकते हैं, अगर आपको इस चीज़ का क्लैरिटी रहेगी दिमाग में, तो आपके लिए प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। चौथा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का नुकसान है, जो अभी फ़िलहाल के लिए है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा, वो है इसकी अनअवेयरनेस का। यानी इसके बारे में अवेयरनेस अभी कम है, हमारे पास रिसोर्सेज अभी कम है। इंडिया की जितनी बड़ी जनसंख्या है जो खेती के अंदर है, जो फार्मिंग के अंदर है, उनके लिए अभी रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लार्ज स्केल पर अडाप्ट कर पाएँ। तो हमें एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग ईजिली अडाप्टेबल हो पाए। वैसे तो इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है सिक्किम स्टेट से, क्योंकि सिक्किम स्टेट पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को फॉलो करता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और इससे हमें कहीं ना कहीं ये भी पता लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द फ्यूचर, और वो फ्यूचर आ चुका है। हम ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी करंट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं थोड़े कम है, लेकिन समय रहते ही ये चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अगर हम पांचवें नुकसान की बात कर लें, और जो शायद किसानों को अभी इतना बड़ा नुकसान ना लग रहा हो, लेकिन हम इन्वायरमेंट लेवल पे बात कर लें या फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच के साथ बात कर लें, तो ये नुकसान शायद सबसे बड़ा है और ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल भी है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हम नेचुरल मैन्योर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम नेचुरल सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में उनकी भी कॉम्पोजिशन ऐसी हो चुकी है कि उससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और इसलिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने अच्छे से बात कर ली कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या ही नुकसान होते हैं, लेकिन अगर आप एक फार्मर है तो आप अब कंफ्यूज ना होए कि हमें भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी सारी क्रॉप्स, सारी फसलों के लिए सूटेबल नहीं है। अगर हम कहें कि हम गेहूँ ऑर्गेनिकली ग्रो करें और बहुत सारे एकड़ में बहुत सारी यील्ड वैसे ग्रो करें, तो वो शायद इतना फिजिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपकी वैसी मार्केट बनी हुई है। तो कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनकी एक्सपोर्ट वैल्यू बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट मार्केट बहुत अच्छी है, और इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता है। कुछ स्पेशल वेजिटेबल्स जैसे केल है, कुछ स्पिनचेस हैं, कुछ लेटस है, ये सारी लीफी वेजिटेबल्स को भी ऑर्गेनिकली बाहर अच्छी डिमांड में लिया जाता है। तो आप ऐसे स्टडी कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कौन सा फ्रूट वेजिटेबल आपके एरिया से जाता है जो शायद एक्सपोर्ट होता हो या इंडिया में डिमांड में रहता हो। तो आप अगर इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो आप सही फसल को चुन सकते हैं। दूसरा, हमने बात करी थी अगर एक किसान की 10 एकड़ ज़मीन है और वो उसमें गेहूँ बोता है, तो ये नहीं है कि वो 10 के 10 एकड़ में गेहूँ ऑर्गेनिकली बोने लग जाएगा तो उसका सारा बिक जाएगा और उससे उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसका प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि वो 10 एकड़ में से 9 एकड़ को अपने ट्रेडिशनली गेहूं को बोता रहे, लेकिन वो जो 1 एकड़ है उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपको मार्केट भी स्टडी हो जाएगी। तो चाहे आप उसमें ऑर्गेनिकली गेहूं ग्रो कर लीजिए या और भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमने डिस्कस करी हैं, बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो आप उसमें ग्रो कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो है कि जो चीज़ें ऑलरेडी इंडिया से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट हो रही हैं, आप उन्हीं प्रोडक्ट्स में काम करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर बाकी की मार्केट को स्टडी कीजिए। इसमें आप ऑर्गेनिक राइस ग्रो कर सकते हैं, ऑर्गेनिक टी ग्रो कर सकते हैं, ऑर्गेनिक स्पाइस ग्रो करके बेच सकते हैं, या ऑर्गेनिक ऑयल सीड्स आप बेच सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं और ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं, तो यानी इनकी डिमांड ऑलरेडी अच्छी है। और बाकी आप अपनी रिसर्च के साथ अलग अलग क्रॉप्स को अपने एरिया वाइज, अपने एक्सपीरियंस वाइज, अपनी मार्केट वाइज इंड्यूस कर सकते हैं। अगर आप बड़े शहरों के आसपास रहते हैं, जैसे मेट्रो सिटीज़ हो गई हमारे दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, तो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड ऑर्गेनिक कंजम्पशन की बढ़ रही है, क्योंकि ग्राहकों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस जागी है, उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की नीड है। तो अगर आप इनके आसपास है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ रुख लें। तो अगर हम 100 बात की एक बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शायद आज की खेती की सभी समस्याओं का हल नहीं है। हमने इसके फ़ायदों की बात करी, हमने इसके नुकसान की बात करी, तो कहीं ना कहीं नुकसानों से आपको ये ज़रूर फील हुआ होगा कि क्या इससे कुछ बेहतर ऑल्टरनेटिव आ सकता है, और साइंस उस पर एक्चुअली में वर्क भी कर रही है। इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं या अपने ढंग से फार्मिंग कर रहे हैं, अपने अलग अलग मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं जो उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप केमिकली फार्मिंग कर रहे हैं, जो फार्मिंग इंडिया में मोस्टली मेजरली हो रही है हर जगह, वो फार्मिंग कर रहे हैं, और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना चाहते हैं, तो शायद ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, अगर बेस्ट नहीं तो इसलिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जरूर जा सकते हैं। बस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। पहला, आपने ये देखना है आपकी ज़मीन के लिए फसल सबसे अच्छी कौन सी रहेगी। दूसरा, आप ये देखना है कि जो फसल आप उगाना चाह रहे हैं उसकी आपके पास मार्केट है या नहीं। और तीसरा, आपको थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिजल्ट्स थोड़े लेट आते हैं, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देने वाला है। और टाइम के साथ साथ इसके रिसोर्सेज, इसकी अवेयरनेस, इसकी स्कीम्स इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अपनी फसलों के लिए सही फैसला लेने में आपको मदद करेगा। नमस्कार।